बिकॉज मिसिंग ए सिंगल फाइंडिंग यू may मिस द होल डायग्नोसिस। बहुत फर्क पड़ता है ऑब्जर्वेशन का। बताओ मैंने इसको यूं क्यों बंद किया? पहले अलग तरह से था ना, मैंने अलग तरह से कर दिया उसको जस्ट फॉर फन, और देयर वाज सम रीजन बिहाइंड इट। बोलिए, सोचो। यूं बंद करने से तुम्हें बाहर का व्यू नहीं दिखता, यूं खोलने से तुम्हें सारा बरामदा दिखता है सामने, ध्यान भटकता है उससे, योर कंसंट्रेशन इज लॉस्ट। हालांकि वैसे होती नहीं है, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि तुम कंसंट्रेट होकर सुनते हो, ठीक है? तो मैं उसको रोकने के लिए इसको डिफरेंशियली बंद किया है मैंने। So in the last class we have talked about the muscle tone. Okay, so can anybody define what is muscle tone? How do we define muscle tone? Because that is the phenomena in the body because of which we are standing erect. हम काम कर पा रहे हैं, जो भी हम काम करते हैं वो सारे इस फिनोमिना की वजह से है, जिसको हम मसल टोन बोलते हैं। तो क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज मसल टोन? हाउ डू एक्सप्रेस इट? डेफिनेशन अलग है, एक्सप्रेशन अलग है इसका। मसल टोन is a state of partial contraction of skeletal muscles due to asynchronous discharge of the motor neurons. स्पाइनल कॉर्ड में दो तरह के मोटर न्यूरॉन है, अल्फा मोटर न्यूरॉन, गामा मोटर न्यूरॉन, ठीक है? और इन दोनों की एक्टिविटी से ही मसल्स में टोन जनरेट होता है। अल्फा मोटर न्यूरॉन वॉलेंटरी मोटर एक्टिविटी होती है तो भी एक्साइट होते हैं वो, तो डायरेक्टली वो टोन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल टोन? गामा मोटर न्यूरॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मसल टोन। So if the gamma motor neurons are discharging asynchronously, then they will cause asynchronous activation of the skeletal stretch muscle, stretch reflex जिसको कहते हैं, उसको एक्टिवेट करेगी। asynchronous होगा, वो रैंडम हो रहा है गामा मोटर न्यूरॉन्स का एक्टिविटी, रैंडम मोटर यूनिट्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो होल ऑफ द मसल इज नॉट इन कॉन्ट्रैक्शन फेज, कुछ मोटर यूनिट्स कॉन्ट्रैक्टेड है, कुछ रिलैक्स है। जो रिलैक्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जो कॉन्ट्रैक्ट थी वो रिलैक्स हो जाएंगी। इस तरह से ये फेज चलता रहता है। So muscle is in a state of partial contraction due to asynchronous discharge of the motor neuron, and that is the muscle tone. How do you express it? Resistance to the passive movement. हम जब पैसिव मूवमेंट करते हैं तो मसल स्ट्रेच हो रही है और मसल को हम फील कर सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। So that is expression of the spinal stretch reflex, tonic stretch reflex है ये। और जब हम जर्क करते हैं वो भी स्ट्रेच रिफ्लेक्स ही है, मगर वो डायनेमिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स है। तो बोथ आर स्टैटिक एंड डायनेमिक, एंड मसल टोन इज बिकॉज ऑफ द स्टैटिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स इन द बॉडी। So the tone of the muscle, हमने देखा there are certain supraspinal areas which exercise control over the tone of the muscle. Cerebral cortex है, उसमें excitatory areas are there, inhibitory areas are there. तो cortex के inhibitory areas के नाम बता सकते हो? Any idea? Inhibitory areas of the cerebral cortex, which when stimulated will cause decrease in the tone of the muscle. Area 2S, 4S, 9S, 24S. ये S का मतलब सप्रेसर एरियाज हैं ये, और इनको जब स्टिमुलेट करते हैं तो मसल का टोन कम हो जाता है, ठीक है? तो पहला इन्फ्लुएंस जो मसल टोन को वेरी कर सकता है वो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। दूसरा है सेरिबेलम। क्या गिरा ये है? अब मेरे पास से, मुझे लगा मेरे पास से कुछ गिर गया, कुछ है ही नहीं गिरने के लिए। तो सेकंड सुप्रास्पाइनल कंट्रोल ऑफ द मसल टोन इज cerebellum, and in the cerebellum we have seen that cerebellum exercises a balance of alpha and gamma motor activity in the spinal cord, दोनों को रेगुलेट करता है। because we have seen that in case if we electrically stimulate the anterior cerebellum, पता है ना anterior cerebellum क्या होता है? anterior cerebellum, ठीक है?
एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब्स आर देयर। एंटीरियर सेरिबेलम को अगर हम स्टिमुलेट करें इलेक्ट्रिकली एनिमल्स के अंदर तो मसल का टोन घट जाता है, और उसको अगर डिस्ट्रॉय कर दें तो मसल का टोन बढ़ जाता है। उस पोर्शन की अगर आर्टेरियल सप्लाई को ब्लॉक कर दें तो मसल टोन बढ़ जाता है, ठीक है। और गामा मोटर न्यूरॉन की वजह से जो टोन बढ़ता है उस टोन में बदलाव आ जाएगा अगर एंटीरियर सेरिबेलम को डिस्ट्रॉय कर दे तो। मतलब अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन की कोऑर्डिनेट करने का जो काम है वो आपका एंटीरियर सेरिबेलम का है। सो नॉर्मली एंटीरियर सेरिबेलम इनहिबिट्स द मसल टोन इन एनिमल्स, माइंड इट, इन एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग्स में अपोजिट एक्शन है बिल्कुल, वो अभी हम देखेंगे। तीसरा एरिया है बेसल गैंग्लिया का, पहला कॉर्टेक्स, दूसरा सेरिबेलम, तीसरा बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया इनहिबिट्स द मसल टोन normally, but in disease of the basal ganglia we see there is an increase in the tone in the muscle, rigidity आ जाती है मसल्स के अंदर। बेसल गैंग्लिया की डिजीज होती है तो इसका मतलब बेसल गैंग्लिया मसल टोन को इनहिबिट करके रखती है। अब ये जो तीनों एरियाज हैं, कॉर्टेक्स, सेरिबेलम एंड बेसल गैंग्लिया, they exercise their influence upon alpha and gamma motor neurons via the brain stem reticular formation। पॉन्स से डिसेंड होता है पोन्टाइन एक्साइटेटरी रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, और मेडुला से डिसेंड होता है मेडुलरी इनिबिटरी मेडुलो रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। पोन्टाइन वाला एक्साइटेटरी है और मेडुलरी वाला इनिबिटरी है। दूसरा फर्क, पोन्टाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन न्यूरॉन्स आर इनहेरेंटली एक्साइटेबल, इट मीन दे आर ऑलवेज इन द एक्साइटेटरी स्टेट, so they discharge positive impulses to the gamma motor neurons of the spinal cord, तो वो टोन को बढ़ाते हैं। और जो मेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन है उसके अगर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करें तो टोन को घटाता है। इट मीन देयर हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ आउटपुट ऑफ पोन्टाइन एंड मेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन टू अफेक्ट द मसल टोन इन द बॉडी, एंड दीज टू एरियाज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम एंड बेसल गैंग्लिया। तो इन तीनों का इफेक्ट अगर आ रहा है मसल टोन के ऊपर तो रेटिकुलर फॉर्मेशन के थ्रू आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, टू हैव अ बैलेंस्ड टोन इन द बॉडी द एक्साइटेटरी पोन्टाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन हैज टू बी कंटिन्यूअसली इनहिबिटेड। इसको इनहिबिट रखना जरूरी है। और अगर मेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन जो इनहिबिटरी है उसको अगर नीचे इनहिबिशन करना है तो उसको एक्साइट करना जरूरी है। तो a balance of inhibition and excitation has to be maintained। इनके कंस्टिट्यूटिव फीचर हमको दिखती है, आगे बात करेंगे डिसर्बिट रिजिडिटी के अंदर। So the tone which we are talking about can be changed in pathological conditions। There can be condition of hypotonia where the tone is decreased, or tone can be completely lost, atonia can be there, or it can be increased tone, that is hypertonia, which expresses itself either in the form of the rigidity or spasticity। दोनों अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डैमेज। सो व्हाट कैन कॉज हाइपोटोनिया, ये मैंने लिस्ट किया यहाँ पे। ये हाइपरटोनिया, हाइपोटोनिया कौन कर सकता है, किस वजह से हो सकता है? डीएफरेंटेशन। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डीएफरेंटेशन? If we interrupt the reflex arc, stretch reflex को इंटरप्ट कर दें, उसका जो सेंसरी इनर्वेशन डॉर्सल रूट से जा रहा है, सारे सेंसरी इंफॉर्मेशन डॉर्सल रूट से एंटर होती है। सो डॉर्सल रूट को काटने का मतलब है डीएफरेंटेशन, एफरेंट नर्व आपने काट दी, तो यू आर इंटरप्टिंग दी स्पाइनल स्ट्रेच रिफ्लेक्स, और अगर वैसा करते हैं तो आपका टोन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, हाइपोटोनिया हो जाएगा। दूसरा, अल्फा मोटर न्यूरॉन डैमेज, बिकॉज स्ट्रेच रिफ्लेक्स पाथवे ultimately exit via the alpha motor neuron। So if the alpha motor neuron is damaged, then it is hypotonia or atonia। Can you give a practical example? Alpha motor neuron damage कब हो सकता है? कई कंडीशंस हैं, न्यूरोलॉजी में पढ़ेंगे जाकर के, दो हम बताएंगे आप। एक तो असेंडिंग डैमेज टू दी एंटीरियर हॉर्न सेल्स, ठीक है, वो डिजीज होती है। दूसरी जो सबसे कॉमन थी, अब नहीं है, करीब करीब पूरी पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है, वो अल्फा मोटर न्यूरॉन को डैमेज करती है, स्पाइनल कॉर्ड को, एंड देयर इज अ कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ द मसल्स इन्वॉल्व्ड।
Third is the section below vestibular nucleus. We have seen that stretch reflex has got two mechanisms. 90% myotatic mechanism, गामा मोटर न्यूरॉन से आ रही है, मसल से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। दूसरा है आपका नॉन मायोथेटिक मैकेनिज्म विच अराइजेस बिकॉज ऑफ द वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम का मतलब आपकी जो हेड की पोजीशन है बॉडी के रिलेशन में, उससे अराइज हो रहा है, ठीक है। एंड दैट गिव्स राइज टू द नॉन मायोथेटिक मैकेनिज्म ऑफ द मसल टोन। तो अगर उसको वेस्टिबुलर सिस्टम को डैमेज करें, उसके नीचे सेक्शन कर दें, वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट को डैमेज कर दें, तो टोन घट जाएगा, हाइपोटोनिया हो जाएगा। सेरिबेलर डिजीज इन द ह्यूमन, माइंड इट, सेरिबेलर डिजीज में आपका अगर एमसीक्यू कभी आता है तो ध्यान रखिएगा, एनिमल्स के अंदर सेरिबेलर डिजीज हाइपरटोनिया क्रिएट करती है, टोन बढ़ता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर हाइपोटोनिया क्रिएट होता है। सेरिबेलर डिजीज ऑलवेज कॉजेज हाइपोटोनिया इन द ह्यूमन बींग्स, और उसका रिफ्लेक्शन हमें पेशेंट में कैसे दिखेगा? अरे नहीं, कौन सी रिफ्लेक्स में प्रेजेंट करेगा वो? आपने नीजर किया है, पेंडुलर नीजर हो जाएगा, बिकॉज द सेरिबेलम इज नाउ नॉट एबल टू इनहिबिट द स्पाइनल स्ट्रेच रिफ्लेक्स, तो ऑसिलेट करना शुरू करता है। वरना क्या होगा, आपने एक बार रिफ्लेक्स लिया, रिफ्लेक्स आई और डैम्प हो गई है, रिफ्लेक्स खत्म हो गई है, लॉक्ड हो गई। जबकि सेरिबेलर डिजीज में आपने किया और ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहेगा। एंड फाइनली क्लोरप्रोमाजीन, वी हैव सीन द ड्रग, साइकोट्रोपिक ड्रग विच इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द गामा मोटर न्यूरॉन। ये गामा डिस्चार्ज को कम करती है, इसलिए ये मसल टोन को घटाएगी, ये हाइपोटोनिया के कारण। हाइपरटोनिया इज इंक्रीज इन द टोन इन द स्केलेटल मसल। ये बहुत सी डिजीज में हो सकता है, बहुत डैमेज में हो सकता है। So main reason is the upper motor neuron disease or upper motor neuron lesion. So I again ask the question, what is an upper motor neuron? स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज है तो भी अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज हो सकती है लोअर पार्ट के अंदर। So upper motor neuron is a neuron which directly affects the activity of the lower motor neuron. वो कहीं भी सिचुएटेड हो सकता है, सिचुएटेड यहाँ है, मगर उसको हम इंटरप्ट स्पाइनल कॉर्ड में कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, मगर इसके नीचे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज हो जाएगी, तो उनमें हाइपरटोनिया होगा, ऊपर कुछ नहीं होगा, ऊपर नॉर्मल होगा। सो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन कॉजेज हाइपरटोनिया, बेसल गैंग्लिया डिजीज कॉजेज हाइपरटोनिया। ऑफ कोर्स इट्स मैनिफेस्टेशन इज क्लिनिकली डिफरेंट फ्रॉम द अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, दोनों में फर्क होता है। अब बताइए क्या फर्क होता है? In the basal ganglia disease, both flexors and extensor muscles are equally involved in the increase in the tone because of involvement of the static gamma motor neuron discharge. While in case of the upper motor neuron disease, it is known as spasticity, where anti-gravity muscles are mainly involved in the hypertonia. Body में पूरे में हाइपरटोनिया है, मगर एंटी मसल्स में हाइपरटोनिया ज्यादा होगा और एक क्लास नाइफ रिएक्शन आएगा, है ना। हाइपरटोनिया है, एंटी ग्रेविटी मसल्स का, तो बाइसेप्स का टोन बढ़ा हुआ होगा ज्यादा ट्राइसेप्स की बजाय, और ये हाथ थोड़ा फ्लेक्स होगा। अगर इनको जबरदस्ती खोलेंगे तो टोन बढ़ता चला जाएगा और ये एक रिएक्शन आएगा क्लास नाइफ टाइप, जैसे चाकू को खोलते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दी हाइपरटोनिया ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड दी बेसल गैंग्लिया लीजन। और ये बेसल गैंग्लिया लीजन में भी दो तरह से प्रेजेंट कर सकता है, इट इज नोन एज द रिजिडिटी। हाइपरटोनिया और बेसल गैंग्लिया डिजीज इज नोन एज रिजिडिटी इन द मसल, which can be of the two types. It can be lead pipe rigidity or it can be cog wheel type of the rigidity. lead pipe का मतलब है कि मसल दोनों, चूंकि ये भी टेंस है, इसका टोन बढ़ा हुआ है, इसका टोन बढ़ा हुआ है, तो अगर जैसे लोहे के पाइप को मोड़े तो दम लगाना पड़ेगा आपको, चाहे आपको खोलो या बंद करो। इसी तरह इसमें यहाँ भी रेजिस्टेंस आएगा और बंद करते वक्त भी रेजिस्टेंस आएगा, जबकि अपर मोटर न्यूरॉन में ऐसा नहीं होता। और कॉग व्हील में आपका टोन वेरी करेगा, बढ़ता घटता रहेगा करते हुए। Then we have got decerebrate rigidity, where mid-collicular section results into increase in the tone in the skeletal muscles. And anxiety states में भी टोन बढ़ा हुआ होता है बॉडी के अंदर। ये फंक्शनल हाइपरटोनिया है बेसिकली। Now we come to the decerebrate rigidity. कोई आइडिया है इसके बारे में?
मैंने बताया थोड़ा बहुत। सेक्शन बिटवीन द सुपीरियर कॉलिकुलस एंड इंफीरियर कॉलिकुलस के बीच में अगर डैमेज होता है तो उसको कहते हैं मिड कॉलिकुलर सेक्शन। ओके, एंड द रिजल्टिंग क्लिनिकल फीचर्स आर ग्रुप्ड अंडर द हेडिंग ऑफ डिसेरेब्रेट रिजिडिटी। तो व्हाट कैन कॉज इट? स्ट्रोक, एकदम से आपका ब्लड वेसल फट गया हाइपरटेंशन की वजह से, या और ब्लड थिनर्स लेते हैं उससे भी कई बार हो जाता है। इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ब्रेन एब्सेस, ब्रेन ट्यूमर and mid-collicular section all can result into the clinical features of a decerebrate rigidity. So what are the features of this? Hypertonia is there, मसल का टोन बढ़ा हुआ होगा पहली बार। एक्सटेंसर एंटी ग्रेविटी मसल्स में टोन ज्यादा बढ़ेगा, ये एंटी ग्रेविटी मसल है, ये एक्सटेंसर मसल है, इनमें टोन ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। एंड टोनिक नेक रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट। टोनिक नेक रिफ्लेक्स आगे भी आएगा जब हम पोस्चरल रिफ्लेक्स पढ़ेंगे। टोनिक नेक रिफ्लेक्सेस दो तरह, टोनिक रिफ्लेक्सेस आर ऑफ टू टाइप, टोनिक नेक रिफ्लेक्सेस एंड टोनिक लैब्रिन्थाइन रिफ्लेक्सेस। ये रिफ्लेक्सेस नॉर्मली हम एनिमल में जिसमें डिसेरेब्रेट रिजिडिटी क्रिएट कर दी है उसमें शो करते हैं कि ये रिफ्लेक्सेस आएंगी, मगर नेचर में भी हम बिना ट्रांसैक्शन के भी हम देखते हैं कि ये रिफ्लेक्स नॉर्मली होती है। मैं एक डायग्राम दिखाता हूं आपको, थोड़ा आगे आइए फिर हम बात करेंगे इसकी। वेरी टिपिकल एग्जाम्पल। अरे कहाँ चला गया? See this typical example, फुटबॉल खेली जा रही है, ये खिलाड़ी हेडर कर रहा है और ये गोली है जो गोल को पकड़ रहा है। एग्जाम देखिए क्या हो क्या रहा है, आ जाते हैं। इसने गर्दन को बाईं तरफ घुमाया है, यो टिल्ट किया, व्हाट इज द इफेक्ट? लेफ्ट साइड के लिम्ब जो है एक्सटेंड हो गए, इधर का टोन बढ़ गया और इधर का फ्लेक्शन में आ गया। तो जिधर नेक करते हैं उधर का टोन बढ़ता है, ठीक है, और दूसरी तरफ का घट जाता है। इधर करेंगे तो इसका हो जाएगा, यो करेंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगी, यो करेंगे तो फ्लेक्स हो जाएगी। ये है टोनिक नेक रिफ्लेक्स। इसी तरह गोलर, ये जो गोलकीपर है इसका गर्दन इधर घूमा हुआ है, ये आर्म एक्सटेंड कर रही है, ये आर्म फ्लेक्स कर रही है। दिस इज टिपिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स एग्जीबिशन। ये है आपकी टोनिक लैब्रिन्थाइन रिफ्लेक्स। गर्दन जब थोड़ी नीचे घुमाते हैं तो चारों लिम्ब फ्लेक्स हो जाते हैं और सीधा लिटा दें तो चारों लिम्ब एक्सटेंड हो जाएंगे। ये टोनिक लैब्रिन्थाइन रिफ्लेक्स। तो ये आपकी टिपिकल मैनिफेस्टेशन है। मगर जो डिसेरेब्रेट में ये बच्चे में देखिए आप, न्यूबॉर्न के अंदर गर्दन इधर घूमी है, ये आर्म एक्सटेंड हो गई है और ये आर्म फ्लेक्स हो गई, टोनिक नेक रिफ्लेक्स। So these tonic reflexes, they are present in case of the mid-collicular transaction or decerebrate rigidity, but writing reflexes are absent because the writing reflex are the reflexes which correct the body posture when it is disturbed. Body posture को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली करेक्शन होता है उसका, उनको हम राइटिंग रिफ्लेक्सेस कहते हैं, बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो ये रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होती है क्योंकि ये जो मिड कॉलिकुलर सेक्शन किया उसके अबव जो ब्रेन सेंटर्स है वो राइटिंग रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो चूंकि उनका कनेक्शन हट गया इसलिए राइटिंग रिफ्लेक्सेस नहीं आएंगी। जबकि टोनिक रिफ्लेक्सेस आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन स्टेम, नीचे से कंट्रोल हो रही है इसलिए प्रेजेंट होती है। ओके, एंड देन दिस डिसेरेब्रेट रिजिडिटी इज ए गामा रिजिडिटी, वो हम कह चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि अगर डीएफरेंटेशन कर दें, सेंसरी नर्व काट दें, स्ट्रेच रिफ्लेक्स को इंटरप्ट कर दें तो ये रिजिडिटी डिसअपियर हो जाती है। इसका मतलब ये गामा रिजिडिटी थी, उसकी वजह से आ रही थी। देन इट इज कॉल्ड एज द रिलीज फिनोमिना। जैसा हमने बात किया द बियर द स्टॉक,
that there is a pontine reticular formation, there is a medullary reticular formation. Pontine is excitatory, medullary is inhibitory. Excitatory pontine has to be kept inhibited, medullary inhibitory has to be excited to have its effect upon the gamma motor neuron. So in this case of mid-collicular transaction, there is loss of inhibition to the pontine reticular formation, तो उनकी एक्टिविटी बढ़ गई, and there is a loss of excitation to the medullary reticular formation, तो inhibit नहीं कर पा रहे. So because the pontine reticular formation is not getting inhibited, so we call this phenomena as the release phenomena हो गई. Pontine reticular formation is released of inhibition, and because of that there is a increase in the tone in the skeletal muscles of the body. So the loss of inhibition and loss of facilitation to the bulbar reticular formation. Abolished by deafferentation, as we have seen. अगर dorsal root को काट दें उस लेवल की को, तो टोन घट जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा. Chlorpromazine section below vestibular nucleus and increased cooling of the anterior cerebellum की हम बात कर रहे थे. उसको अगर स्टिमुलेट कूल कर देंगे तो क्या होगा, एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मसल टोन बढ़ जाएगा और दूसरे फिनोमेना और होगी. अब हाइपरटोनिया डीएफरेंटेशन से खत्म नहीं होगा. इसका मतलब गामा रिजिडिटी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्फा रिजिडिटी. सो दैट इज द रोल ऑफ एंटीरियर सेरेबेलम ऑफ हैविंग अ बैलेंस ऑफ अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन, और वी कैन से अल्फा गामा लिंकेज टेक्स प्लेस इन द एंटीरियर सेरेबेलम. दिस इज टिपिकल एक्सप्रेशन ऑफ द डीसेरेब्रल रिजिडिटी. हाइपर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन हो रहा है चारों लिम्स के अंदर, और ये पूंछ जो पीठ है वो भी पूरी एक्सटेंड, हाइपर एक्सटेंडेड. दिस इज टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी डीसेरेब्रल रिजिडिटी इन द एनिमल, कैट में. ये ह्यूमन बींग्स के अंदर डीसेरेब्रल. खास बात देखिए कि ये एक्सटेंशन में है, ये भी एक्सटेंशन है, बट देयर इज अ फ्लेक्शन एट दी रिस्ट ज्वाइंट. ओके, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डीसेरेब्रेट एंड डीकॉर्टिकेट. डीसेरेब्रेट में मिड कॉलिकुलर लेवल पे सेक्शन है, डीकॉर्टिकेट में आपने सेरेब्रल कॉर्टेक्स को रिमूव कर दिया नीचे से, तो थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है रिजिडिटी में. नीचे एक्सटेंशन है, लोअर लिम्स आर इन एक्सटेंशन बट अपर लिम्स आर इन फ्लेक्शन. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डीकॉर्टिकेट एंड डीसेरेब्रेट रिजिडिटी. सेम थिंग, ये एक्सटेंशन में है सारा, और ये ऊपर लिम फ्लेक्शन एंड लोअर लिम एक्सटेंशन. ये न्यूबॉर्न के अंदर है. ये कब हो सकता है इस तरह का, व्हेन इट कैन हैपन? कल्पना करिए ऐसा कब हो सकता है. ऐसा हो सकता है बर्थ इंजरी में. अगर आप इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर रहे हैं, फोर्सेस लगाइए आपने, जबरदस्ती खींच रहे हैं, दैट कैन कॉज डैमेज टू द ब्रेन आल्सो एंड कैन रिजल्ट इनटू द डीसेरेब्रल रिजिडिटी. तो ये डिलीवरी के टाइम पे ध्यान रखने की बात है कि बच्चे को नुकसान ना पहुंचे. इस तरह का प्रोसीजर आपको काम में लेना चाहिए. ये वही चीजें अलग अलग तरह से एक्सप्रेस होगी. So what are the difference between upper motor neuron paralysis and the lower motor neuron paralysis? अपर मोटर न्यूरॉन को डैमेज करें तो कैसे एक्सप्रेशन आएंगे बॉडी में, और लोअर मोटर न्यूरॉन को करें तो कैसे एक्सप्रेशन आएंगे. ओके, पता है ना, ये सब बता दिया होगा. टाइप ऑफ पैरालिसिस, साइट ऑफ लीजन का फर्क पड़ रहा है. अपर मोटर न्यूरॉन में कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज है या सेरेब्रल कॉर्टेक्स का डैमेज है पूरा, तो अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज कहलाती है. स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि लीजन कहाँ है. उसके नीचे वाले हिस्से में अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज होगी, एट द लेवल ऑफ द सेक्शन लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज होगी, और उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा. उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल होगा. टाइप ऑफ पैरालिसिस, अपर मोटर न्यूरॉन इज स्पास्टिक पैरालिसिस, लोअर मोटर न्यूरॉन इज फ्लैसिड पैरालिसिस. मसल टोन इज कंप्लीटली लॉस्ट एज इन पोलियोमाइलाइटिस. वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी इज लॉस्ट इन बोथ केसेस. दोनों में खत्म हो जाएगी, नहीं कर सकते आप वॉलंटरी एक्टिविटी. टोन, एक में हाइपरटोनिया होगा, एक में एटोनिया हो हाइपोटोनिया होगा. डीप रिफ्लेक्सेस, they will be lost in the lower motor neuron disease. They will be exaggerated in upper motor neuron disease and may manifest in the form of the clonus also. Superficial reflexes at the level of the section, lower motor neuron में loss हो जाएगा, upper motor neuron में loss भी हो सकता है और modify भी हो सकता है, decrease भी हो सकता है response.
बल्क ऑफ द मसल, बताइए क्या होगा इसके अंदर, या आप एक्सपेरिमेंट कर चुके हो? बल्क कैसे देखते हैं मसल का? हाउ डू एक्सप्रेस बल्क ऑफ द मसल? लेंथ, लेंथ थोड़ी नापेंगे मसल की, लेंथ नाप के क्या कर लेंगे आप? गिर्थ नापेंगे उसकी, यहाँ पे इसकी मोटाई कितनी है, ठीक है, और नॉर्मल से कंपेयर करेंगे दूसरी साइड से, तो बल्क में पता लग जाएगा आपको। तो लोअर मोटर न्यूरॉन में बल्क कम हो जाता है क्योंकि मसल की एट्रोफी होती है। अब ये अपर मोटर न्यूरॉन में क्या होगा? बढ़ जाता है। बढ़ क्यों जाएगा बल्क? टोन बढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुई है मसल, एक्सटेंशन में ही है ना। नॉर्मली ड्यूरिंग लीजन और विद इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द लीजन, महीने, 2 महीने, 4 महीने हुए हैं, साल भर हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बल्क के अंदर। बट ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस बल्क विल बी डिक्रीज बिकॉज ऑफ डिसयूज एट्रोफी। आप मसल को काम में ही नहीं ले रहे, तो काम में नहीं ले रहे तो मसल की एक्टिविटी नहीं हो रही, देयर इज सार्कोपीनिया, मसल में जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स है वो घटती चली जाएंगी, तो आपका बल्क घटेगा, बढ़ता कभी नहीं है। बढ़ेगा क्यों भाई? मसल वेस्टिंग होगी, अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज में नहीं होती, लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज में होगी। क्यों? why muscle wasting is seen in lower motor neuron disease, not in upper motor neuron disease? थोड़ा मुश्किल सवाल है वैसे। neurons supplying to the skeletal muscles not only brings electrical impulses but they bring trophic factors also from the neuron to the muscle itself. So because of loss of trophic impulses by the motor neurons, that causes wasting of the muscle. तो वो trophic impulses जरूरी है, ठीक है। प्लांटर रिफ्लेक्स क्या होगी? अपर मोटर न्यूरॉन में एबनॉर्मल प्लांटर रेस्पॉन्स आएगा हमेशा, इसकी साइन पॉजिटिव, जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन में लॉस हो जाएगा, ये आएगी ही नहीं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ डिजेनरेशन, ये हम पहले पढ़ाते थे, हमने पढ़ा था हमारे जमाने में, आजकल कोई नहीं पढ़ाता, किताब में नहीं आता। अगर मसल को अलग अलग तरह के करंट से स्टिमुलेट करें, अलग अलग तरह करंट कैसा होता है, आपने सर्किट देखे होंगे, आपने एम्फीबियन एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं ना करके, अरे उसमें कंप्यूटर पे दिखाते होंगे ना स्क्रीन पे, मसल का कैसे क्या रिएक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट सिंपल मसल करवा रहा है, टेटनस का इफेक्ट है, क्रोनस का इफेक्ट है, टेम्परेचर का, ये बताते हैं नहीं, भूल गए? तो जो सर्किट बनाते हैं उसमें हम सर्किट में हम करंट को, सर्किट को ब्रेक करते हैं, तब जाकर के स्टिमुलेट जाता है, क्लोज करने पर नहीं जाता। तो मसल कई तरह स्टिमुलेट कर सकते हैं, उसके तरीके कैथोडल क्लोजिंग कॉन्ट्रैक्शन, कैथोडल ओपनिंग कॉन्ट्रैक्शन, एनोडल क्लोजिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड एनोडल ओपनिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये 4 तरीके हम मसल को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो ये जो उससे हम मसल कैसे रिएक्ट कर रही है, तो अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज में रिएक्शन ऑफ डिजेनरेशन नहीं होता, जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज में रिएक्शन ऑफ डिजेनरेशन प्रेजेंट होता है। अब ये आपका पूरा काम खत्म हो गया, ये आप आगे स्पेसिफिक्स के अपन वेस्टिबुलर एपरेटर, तो ये अलग से somebody else will be starting this topic। वैसे एनाटॉमी सारी पढ़ी हुई है आपकी, इसकी एनाटॉमी तो पढ़ी, अरे पढ़ाया होगा भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? इंटरनल ईयर में वेस्टिबुलर एपरेटर पढ़ाते हैं, ठीक है, मगर मैं नहीं पढ़ा रहा इसको, अगर कोई और नहीं पढ़ाएगा तो मैं पढ़ाऊंगा इसको। तो मेरा टॉपिक आज खत्म हो गया, ओके। तुम लोग अपना रोल नंबर लिखोगे इसमें? अपना ही लिखना, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। तो तुम लिखोगे तो मैं क्रॉस चेक करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, फटाफट लिखो। ये सब पता है वैसे तुमको, है? इंटरनल ईयर में पढ़ाया होगा ना। तो इंटरनल ईयर में कितनी सेंसरी एपिथेलियम होती है? हाउ मेनी सेंसरी एपिथेलिया आर देयर व्हिच रेस्पॉन्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टिमुलाई? दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द एनाटॉमी, ये एनाटॉमी नहीं है।
कितने सेंसरी एपिथेलियम होती है बताइए? हाउ मेनी सेंसरी एपिथेलिया आर देयर इन द इंटरनल ईयर और द लेबरिंथ, और लेबाइरिंथ कह सकते हैं इसको। बोलो, होती है कि नहीं होती है? पहले तो ये बताओ, सेंसरी एपिथेलियम होती है क्या इसमें? इंटरनल ईयर में होती है कि नहीं होती? चलिए, इसका फंक्शन क्या है? वेस्टिबुलर एपरेट, ये वेस्टिबुलर प्रेजेंस, 3 चीजें आ गई, लेबाइरिंथ में सारी चीजें आ गई, तो क्या फंक्शन है इसका? इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। बिल्कुल ठीक है। अब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का क्या मतलब समझे? बॉडी बैलेंस। मैं खड़ा हूं तब भी, मूव कर रहा हूं तब भी, भाग रहा हूं तब भी, चढ़ रहा हूं तब भी, कूद रहा हूं तब भी, घूम रहा हूं तब भी, हर स्थिति में बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। अरे कहाँ है कागज? फुर्ती से करो। अरे वेरी गुड। मैंने गिनती कर लिया इधर की, कितने मैं गिन लूंगा अभी, ठीक है? सो देर आर 6 सेंसरी एपिथेलिया इन द इंटरनल ईयर। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स में है, एक यूट्रिकल में, एक सैक्यूल में, और एक कॉकलिया में। एक कॉकलिया में। तो कॉकलियर पार्ट तो हम स्पेशल सेंस में पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के अंदर, जो कि आपके हियरिंग से संबंधित है। बाकी जो 5 सेंसरी एपिथेलिया है वो आपके वेस्टिबुलर सिस्टम में पढ़ाई जाती है। तो आउट ऑफ दोज 5, यू नो दैट लेबरिंथ 2 तरह से देखते हैं हम। एक बोनी लेबरिंथ होती है बाहर की तरफ, और उसके अंदर मेम्ब्रेनस लेबरिंथ होती है। बोनी लेबरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के बीच में फ्लूइड होता है गैप के अंदर, उसको कहते हैं पेरिलिम्फ। द कंपोजिशन ऑफ द पेरिलिम्फ इज दैट लाइक द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ईसीएफ की तरफ होता है। और मेम्ब्रेनस लिम्फ जो लेबरिंथ है वो अंदर से भरी हुई होती है, वो उसमें जो फ्लूइड होता है वो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड की तरह होता है, उसको कहते हैं एंडोलिम्फ। So one is perilymph, another is endolymph. The 3 circular canals in each ear, they are arranged at right angle to each other. एक कैनाल हॉरिजॉन्टल है, एक 2 वर्टिकल है, 2 वर्टिकल में एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर है। तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर देयर, एंटीरियर कैनाल, posterior canal and horizontal canal. Horizontal canal is horizontal when it is not exactly horizontal. बताइए। हॉरिजॉन्टल कैनाल हॉरिजॉन्टल कब होगी, या हॉरिजॉन्टल ही होती है वो? एनी आइडिया? When the head is tilted 30 डिग्री फॉरवर्ड, अगर सर को 30 डिग्री आगे घुमा दें, थोड़ा सा झुका दें, तो जो हॉरिजॉन्टल कैनाल है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है? और एक है एंटीरियर कैनाल, दूसरी है वर्टिकल कैनाल, एंड ऑल 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तो आप इनके अरेंजमेंट के हर कैनाल में, जो 3 कैनाल है उनमें एक डायलेटेड पोर्शन होता है, उसको क्या कहते हैं हम? एम्प्यूला कहते हैं उसको। और उस एम्प्यूला में एक रेज्ड सरफेस होती है बेस से लगी हुई, उसको कहते हैं हम क्रिस्टी एम्प्यूलरिस। और उसके ऊपर जेलेटिनस मास होता है, और उस जेलेटिनस मास में सेल एम्बेडेड होते हैं जिनको हम हेयर सेल कहते हैं, और उनके हेयर सेल्स की सीलिया होती हैं। एंड दी सीलिया आर स्टीरियोसीलिया, मतलब उनका अपने आप में कोई मूवमेंट नहीं होता, उनको मूवमेंट करना पड़ता है मैकेनिकल डिफॉर्मेशन करके। उन सीलिया में से एक सीलिया लास्ट में सबसे लंबा होता है, उसको कहते हैं अपन काइनोसीलियम। बाकी सारे स्टीरियोसीलिया है और वो है काइनोसीलियम। अब अरेंजमेंट इस तरह का है, मैं सर जनरल आइडिया दे रहा हूं। अरेंजमेंट इस तरह का है कि अगर स्टीरियोसीलिया काइनोसीलियम की तरफ मूव करें तो हेयर सेल स्टिमुलेट हो जाता है, और अगर काइनोसीलियम स्टीरियोसीलिया की तरफ मूव करता है, मुड़ता है, तो हेयर सेल इनहिबिट हो जाता है। सो देयर इज अ स्टिमुलेशन एंड इनहिबिशन पैटर्न
इन द डिफरेंट कैनाल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कैनाल स्टिमुलेट कब होती है? जब हेड रोटेट करता है, बॉडी रोटेट करती है, या तो हेड रोटेट करे या बॉडी रोटेट करे तो स्टिमुलेट होता है। किसी भी पोजीशन में ये तीन कैनाल का ओरिएंटेशन दोनों तरफ इस तरह का है कि आपकी बॉडी पोजीशन कुछ भी हो, अगर आप रोटेट कर रहे हैं तो किसी एक कैनाल में स्टिमुलेशन होगा और उसकी जो कंपोजिशन दूसरी कैनाल है दूसरी साइड में उसका इनहिबिशन होगा। तो ये पैटर्न चलता है लगातार। और अगर सर बिल्कुल सीधा है तो भी सर्टेन इंपल्सेस आर ऑलवेज गोइंग अपवर्ड टू द ब्रेन टू मेंटेन द टोन इन द बॉडी। तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स का एक और पैटर्न है। जो हॉरिजॉन्टल कैनाल है उसमें अगर हेयर सेल्स मूव करते हैं यूट्रिकल की तरफ तो स्टिमुलेशन होता है, और जो आपके वर्टिकल कैनाल्स हैं उनमें अगर जो हेयर सेल्स का मूवमेंट अवे फ्रॉम यूट्रिकल होता है तो स्टिमुलेशन होता है। तो जैसे हॉरिजॉन्टल कैनाल में काइनोसीलियम का मूवमेंट अगर यूट्रिकल की तरफ हो रहा है, ठीक है, तो स्टिमुलेशन होगा, और वर्टिकल कैनाल्स में अवे फ्रॉम द यूट्रिकल होगा तो स्टिमुलेशन होगा। ठीक है, ये रोटेशन की बात हो रही है। मगर यूट्रिकल और सैक्यूल में जो एपिथेलियम है वो अलग तरह से होती है। यूट्रिकल और सैक्यूल में दो पैच एरियाज होते हैं उसके अंदर, उसको कहते हैं अपन स्टीरियोला कहलाते, वही है। वहां भी एम्पुला है, क्रिस्टी एम्पुलरिस है, उसका नाम अलग है, मैक्यूला कहते हैं, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। और उसके ऊपर आपके जेलेटिनस मास होता है और उसमें आपके कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑटोकोनिया या ईयर डस्ट जिनको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सैक्यूल के अंदर जो हेयर सेल्स है दे आर हॉरिजॉन्टली लोकेटेड, यूट्रिकल के अंदर वर्टिकली लोकेटेड होते हैं। ठीक है, तो इनका स्टिमुलेशन पैटर्न अलग हो जाता है, ये एक बात है। दूसरी बात, इन दोनों में जो हेयर सेल्स हैं दे आर अरेंज्ड टिपिकली अराउंड ए लाइन। वो आर्टी मतलब इमेजिनरी लाइन है, लाइन वहां दिखती नहीं है आपको, उसको कहते हैं स्टीरियोला। नाम सुना है? स्टीरियोला इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द हेयर सेल्स आर अरेंज्ड। तो ये एक स्टीरियोला आ रहा है, मैं इसको बाद में देखेंगे अगर मेरे को पढ़ाना पड़े। स्टीरियोला इस तरह से एक पैच आ रहा है, इस पे आपके हेयर सेल्स हैं यूट्रिकल और सैक्यूल के अंदर। इसमें एक इमेजिनरी लाइन है स्टीरियोला और इसके चारों तरफ दोनों तरफ से हेयर सेल्स लगे हुए हैं। ठीक है, यूट्रिकल के अंदर ये हेयर सेल्स स्टीरियोला की तरफ मूव करते हैं तो स्टिमुलेशन होगा, सैक्यूल के अंदर उसके अवे मूव करते हैं तो स्टिमुलेशन होगा। ये बेसिक बात। अब ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर स्टिमुलेटेड बाय रोटेशन ऑफ द हेड either in relation to the body or in relation to the environment, while the saccule and utricular receptors they are known as gravity receptors। क्या कहते हैं उनको? gravity receptors। gravity receptor क्यों कहते हैं? they are detecting tooth movement of the body against gravity and linear acceleration। semicircular canals are detecting एंगुलर एक्सेलरेशन नॉट एंगुलर वेलोसिटी। आपने घूमना शुरू किया, एक्सेलरेशन हुआ, स्टिमुलेशन हो गया, लगातार उसी गति से घूम रहे हैं, स्टिमुलेशन बंद हो जाएगा। आप रुकेंगे तो डिसेलरेशन होगा, फिर स्टिमुलेशन होगा। ठीक है, तो ये आपका रोटेशनल मूवमेंट से हो रहा है, जबकि यूट्रिकल और सैक्यूल क्या करते हैं? वर्टिकल एक्सेलरेशन मान लीजिए हो रहा है, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, कूद रहे हैं, तो आपका वर्टिकल एक्सेलरेशन है तो आपके रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, या आप आगे भाग रहे हैं, लीनियर एक्सेलरेशन हो रहा है तो स्टिमुलेट होंगे। सो ग्रेविटी रिसेप्टर्स आर रेस्पॉन्डिंग टू लीनियर एक्सेलरेशन एंड चेंज ऑफ हेड पोजीशन इन रिलेशन टू ग्रेविटी। अब मैं भाग दौड़ नहीं रहा, कुछ नहीं करा, मैंने गर्दन आगे घुमाई है ग्रेविटी से, गर्दन पीछे घुमाई है तो स्टिमुलेशन होगा, इनहिबिशन होगा। गर्दन इधर घुमाइए, इधर घुमाइए, ये भी चेंज अगेंस्ट ग्रेविटी है। सो पोजीशन चेंज ऑफ द हेड इन रिलेशन टू द ग्रेविटी will cause stimulation of the receptors in the saccule and utricle, thus the linear acceleration,
एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिटेक्टेड बाय द सेमी सर्कुलर कैनाल। ये बेसिक इनका रेस्पॉन्स है रिसेप्टर्स का जो कि वेस्टिबुलर एपिथेलियम में होते हैं। अब ये एनाटॉमी तो हो गई इनकी, अब एग्जैक्टली होता क्या है ये हम इनकी रिफ्लेक्सेज है जिनको हम देखेंगे, हो सकता है। ठीक, लाइए कागज दीजिए, कहाँ पहुंचा कागज? अरे देव, मुझे कंफर्म भी करना भाई। आई विल कंफर्म द रोल नंबर्स यू हैव रिटन। ये देखिए एपिथेलिया, ये सेमी सर्कुलर के साथ ये हॉरिजॉन्टल है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर, यूट्रिकल एंड सैक्यूल। So 5 sensory epithelia are there shown here. Hair cells, cupula, gelatinous mass. Okay. Hair cell का स्ट्रक्चर। नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई किस तरह से आती है? दो तरह के सेल हैं यहाँ पे, 2 type of cells are there. क्या क्या सेल्स हैं ये? What of the cells are there? ये देखिए काइनोसीलियम, दिस इज काइनोसीलियम, दिस इज स्टीरियोसीलियम। बेंडिंग टुवर्ड्स द काइनोसीलियम, यू कैन सी ये नॉर्मल है, इधर बेंड हुआ है काइनोसीलियम है, ये डिपोलराइज हो गया, स्टिमुलेट हो गया, और इधर मूवमेंट हुआ तो इनहिबिट हो गया। नर्व सप्लाई किससे आती है? एंड यू कैन सी द नंबर ऑफ इंपल्सेस आल्सो, इनहिबिशन में घट गया, एक्साइटेशन में बढ़ गया, ये नॉर्मल इनपुट है। व्हिच नर्व सप्लाइज द वेस्टिबुलर एपरेटस? Which nerve supplies the vestibular apparatus? Vestibulocochlear nerve. 8th nerve is there. It is purely sensory nerve, but it contains पता है एफरेंट तो होंगे ही होंगे क्योंकि सेंसेशन ले जाना है इसको, ठीक है। इफरेंट फाइबर्स काय के लिए आते हैं? Why the efferent fibers are there? अरे लाओ, कहाँ है नोटपैड? कहाँ है? Where is notepad? घर ले जाएगा क्या इसको? लेके बैठ गया। तो ये क्या दिख रहा है बेटा? क्या दिख रहा है ये? देख, रेटिकुलर फॉर्मेशन को ज्यादा काम में नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा रेटिकुलर फॉर्मेशन को ज्यादा काम में नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी शक्ल देख के बोल रहा हूं। इसका क्या मतलब समझे? इसका क्या मतलब समझे? इफ यू यूज योर रेटिकुलर फॉर्मेशन while somebody is not allowing the information to enter the earth, you are blocking the information entering via either visual field or the auditory field. You are not allowing it to reach your consciousness. That is one of the important functions of the reticular formation of the brain stem. Filter का काम करता है. So you are in that state of mind where you are not allowing the information I am talking about to reach your brain. तो चेहरे से लग रहा है जब ब्लैंक फेस होता है कोई इंफॉर्मेशन जा ही नहीं रही है। चलिए लाइए, तो इफरेंट फाइबर्स, एफरेंट की तो नर्व जा रही है आपकी वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व। इफरेंट फाइबर्स आर कमिंग टू द लैबिरिंथ टू द कॉक्लिया आल्सो via the fibers which call as the olivocochlear bundle. क्या कहते हैं? Olivocochlear bundle. These are efferent fibers. तो ब्रेन
can monitor what information from the auditory system or the labyrinth reaches to the brain itself. तो ये फाइबर्स आ रहे हैं, ये इस एफरेंट आउटपुट को मॉड्यूलेट कर सकते हैं. ये डायरेक्टली सेल पे नहीं जा रहे, एफरेंट नर्व से अराइज हो रहे हैं. So the olivocochlear bundle is an efferent pathway from the brain to the periphery to modify the sensory input from the vestibular apparatus. This is stimulation. नॉर्मल है, इधर मूव कर रहा है, स्टिमुलेट होगा, इधर मूव करेगा, इनहिबिट हो जाएगा. इसके हम बाद में बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. ये यूट्रिकुलर साइकिल का अरेंजमेंट है सेल्स का, एक में वर्टिकल और एक में हॉरिजॉन्टल.